नमस्कार, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आपने देखा होगा बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी पूरी कवर की हुई थी। आज जो बारी है वो उसके PYQ या MCQ क्वेश्चन लगाने की है। तो आप सभी लोग एक्टिव रहना और कमेंट में उन सारे क्वेश्चनों के जवाब देना लाडलो। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा और सभी लोग कमेंट जरूर किया करो, है ना। इसका आंसर ये होगा, उसका वो होगा। एक्टिव रहा करो और वीडियो को देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया करो लाडलो। तो देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं धीमे धीमे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वही सारी थ्योरी जो पढ़ाई गई थी उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग समझिएगा और जवाब भी दीजिएगा लाडलो। पहला क्वेश्चन आप पढ़िएगा, आसान ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति का द्रव्यमान, समझेगा, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है, मीन्स 72 kg है। चंद्रमा की सतह पर g का मान पृथ्वी की सतह पर मान का कितना हो जाता है बेटा, 1/6 होता है। चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, तो जवाब दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा बेटा। तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है। बहुत से बच्चे इसका बिल्कुल आंसर गलत ही देते हैं। श्योरली 100% आंसर बिल्कुल गलत जाता है इसका। गलत कैसे जाता है लाडलो, समझिएगा। लोग दिमाग लगा लेते हैं, लोग सोचते हैं कि 72 किलोग्राम था, आप उसमें किसका डिवाइड कर दें, g/6 होता है चंद्रमा पर जाने पर साहब, तो 6 से डिवाइड कर दें, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में भी वही आंसर दिया रहता है। पर यह तरीका कैसा है बेटा करने का, गलत तरीका है ऐसा। अगर वो भार बोलता कि आप चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, तो किसी व्यक्ति का भार अगर 72 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का भार कितना होगा, तो आप बटे 6 कर सकते थे। कहने का मीन्स 6 से डिवाइड कर सकते थे मेरे लाडलो। लेकिन वह तो द्रव्यमान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, आप कहीं भी चले जाएं द्रव्यमान सेम का सेम रहेगा लाडलो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहने का मीन्स 72 किलोग्राम ही निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा बेटा, 72 किलोग्राम निकल कर आएगा सा। अगर भार पूछता, मीन्स वेट पूछता, तो वेट और भार में अंतर होता है। देखिए समझिएगा, भार बराबर होता है बेटा, समझने का प्रयास करिएगा। भार बराबर होता है mg, मतलब मास के साथ किसको इंटू कर दिया जाए, मास के साथ, द्रव्यमान के साथ किसका गुणा कर दिया जाए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का गुणा कर दिया जाए, उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए लाडलो, तो वह भार बन जाता है, मीन्स वेट बन जाता है। पर अपन से वेट नहीं पूछा है, अपन से तो ओनली क्या पूछा है, मास ही पूछा है। क्या पूछा है बेटा, मास पूछा है। तो मास में g ऐड ही नहीं होता है या g इंटू ही नहीं होता है, तो g/6 होने की कोई बात ही नहीं होती है मेरे लाडलो। तो बात आपको समझ में आई होगी। सेम आंसर रहेगा, 72 किलोग्राम ही रहेगा। आप कहाँ पहुंच जाएं, चंद्रमा पर पहुंच जाएं या कहीं भी पहुंच जाएं। चल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। इफ एन एयर द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड, देन स्पीड ऑफ साउंड इन किलोमीटर पर हावर विल बी। हिंदी में बात करें तो यही क्वेश्चन क्या है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, तो ध्वनि की चाल किस में बतानी है, किलोमीटर पर हावर में बतानी है लाडलो, क्या होगी सा। आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है लाडलो। बस आंकड़े को किस में चेंज करना है, किलोमीटर में और हावर में चेंज करना है। तो मेरे ख्याल से आप इसका सब लोग आप इसका जवाब दे पाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा, करेक्ट आंसर दीजिएगा लाडलो। मैं वेट करता हूँ आपका और सब लोग जुड़ जाइएगा सा, सब लोग जुड़ जाइएगा, सब लोग जुड़ जाइएगा, है ना। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो सब लोग जुड़ जाइएगा और इसका आंसर बताइएगा क्या होता है लाडलो। चल देखते हैं क्या कह रहा है।
कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी है लाडलो, v इक्वल टू कितना गिवन है अपन को 332 मीटर पर सेकंड, क्या है 332 मीटर पर सेकंड है सा। तो आप कुछ बातें जानते हैं, ये आंकड़ा किस में दिया है अपन को, मीटर पर सेकंड में दिया है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, बताइएगा। 1000 मीटर होते हैं कि नहीं होते हैं सा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं सा। दूसरा आप ये भी जानते हैं, एक हावर्स में कितनी सेकंड होती हैं बेटा, तो आप ये भी अच्छे से जानते हैं कितनी सेकंड होती हैं बेटा, 3600 सेकंड होती हैं। कितनी सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड होती हैं। तो आपको अब ये वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, आपको इस वैल्यू को अब किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है ऐसा। तो ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो इस बात को कैसे लिख पाएंगे, देखिएगा तो v इक्वल टू अगर कन्वर्ट करें तो 332 इंटू, ए मीटर है, मीटर को किलोमीटर में कर रहे हैं, मीटर को किलोमीटर में कर रहे हैं, तो पावर कैसी आ जाएगी, 10 टू द पावर -3 आ जाएगी, है ना, उल्टा कर रहे हैं इसलिए सा। दूसरा सेकंड है, सेकंड को किस में ला रहे हैं प्यारे बच्चों, मिनट में ला रहे हैं, मिनट, और फिर किस में, घंटे में लाएंगे। तो अपन को करना क्या होगा, कहने का मीन सेकंड को डायरेक्ट हावर में लिखेंगे तो कैसे लिख पाएंगे, 1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600। तो आप क्या करेंगे बेटा, जब इसको देखेंगे तो v इक्वल टू जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, जब आप 3600 का 332 में इंटू करेंगे सा तो वैल्यू निकल कर आएगी सा अपने पास 1195 2, ऐसे कुछ और भी वैल्यू आएगी, 0 है ना, 0 0, इस तरीके से बहुत सारी वैल्यू होगी बेटा। तो इसमें से 3 करेंगे तो लगभग वैल्यू आपको कितनी देखने को मिल जाएगी साहब, 1195.2 किलोमीटर पर हावर में देखने को मिलेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा साहब। कुछ नहीं किया मैंने, सेकंड को किस में चेंज किया, हावर में, और मीटर को किस में चेंज किया, किलोमीटर में। आंकड़े रखे, आंसर ऑटोमेटिक ला लो, आपको नजर आ गया सा। क्या आ जाएगा सा, 1195.2। इसके बाद 0 0 तो मैंने लिख दिया, कुछ वैसी ही वैल्यू आएगी तो आप देख पाएंगे साहब, तो पॉइंट में कुछ ना कुछ वैल्यू देखने को मिलेगी आपको। क्लियर है लाड लो, बात चमकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं साहब, चलो आगे बढ़ते हैं साहब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन है, संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है, मीन्स द पीरियडिक टाइम ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज। संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है, कितना आवर्तकाल होता है संचार उपग्रह का सा, तो आपको मैं बता दूं 24 हावर्स होता है। कितना होता है बेटा, 24 हावर्स। ये याद रखना, सीधा क्वेश्चन है लाडलो। कितना होता है, 24 हावर्स होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहब, समझिएगा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन साहब अपन से, ध्यान दीजिएगा लाडलो, बताइएगा आंसर, बताइएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा सभी लोग। क्या कह रहा है अपन से, क्या कह रहा है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितने % से इंक्रीज कर दी जाए, 0.1% से इंक्रीज कर दी जाए तो उसके संवेग में, उसके मोमेंटम में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब उसका मोमेंटम कितने % इंक्रीज कर जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है सर। तो कुछ नहीं है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, सीधा याद रखेंगे लाड लो, P इक्वल टू जो मोमेंटम होता है साहब, जो मोमेंटम होता है P इक्वल टू जो निकल कर आता है वो होता है √2m और काइनेटिक एनर्जी बेटा। ये रिलेशन होता है साहब, ये संबंध होता है गतिज ऊर्जा में और किस में बेटा, संवेग में। संवेग को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P से, और गतिज ऊर्जा को KE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब आप अच्छे से जान सकते हैं, अगर मान लीजिएगा इसमें से जो 2m है, क्या है बेटा 2m, वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर उसे बाहर निकाल लिया जाए तो अपने पास बचा क्या रह जाएगा, 2m को बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि इसमें मास का जिक्र नहीं किया गया है। जिक्र किसके साथ किया गया है प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के साथ किया गया है साहब। किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी। तो P
काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसा आ जाएगा बेटा, प्रोपोर्शनल का साइन, कहने का मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा सा। अगर अपन दोनों साइड डिफरेंशिएशन करें, क्या करें लाडलो, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करें, अवकलन करें प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन करें, पूरे लिख लो, दोनों साइड अवकलन करें तो परिवर्तन कैसे नजर आएगा, डेल्टा पी अपॉन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा लाडलो, डेल्टा पी अपॉन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। उधर साइड कितना नजर आएगा, उधर साइड कितना नजर आएगा बताइएगा सन, उधर साइड देखिएगा काइनेटिक, इधर क्या लगा है, रूट लगा है, तो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 को आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा के ई अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा सर। अब कह क्या रहा है कि गतिज ऊर्जा कितनी से बढ़ जाती है, 0.1% से बढ़ जाती है, तो 0.1% से बढ़ जाती है मतलब 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 0. कितना दिया हुआ है, 1%, कितना दिया हुआ है बेटा, 0.1% दिया हुआ है, तो 1% से बढ़ जाती है सा, तो संवेग कितने प्रतिशत से बढ़ेगा सा, ई कितना रहेगा, ये तो बनी रहेगा, फाइनली बात कर रहे हैं, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी साहब, 0.05%। कहने का मीन्स संवेग में परिवर्तन आपको कितना देखने को मिलेगा लाडलो, संवेग में परिवर्तन आपको कितना देखने को मिलेगा, 0.05% देखने को मिलेगा सा, संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 0.05% हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी होगी लाडलो। अवकलन कर दिया है दोनों साइड, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जब परिवर्तन निकाला जाता है, परसेंट निकाला जाता है तो ऐसे ही करते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी, और जो अगर स्क्वायर लगा होता तो आगे 2 लिख देते, क्यूब लगा होता तो 3 लिख देते, पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। बात समझ में आई होगी लाडलो आप लोगों को, ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूटन के गति का पहला नियम निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो न्यूटन का पहला नियम कहता है यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह किस में रहेगी बेटा, गति में ही रहेगी। अगर वह विराम में है तो वह किस में रहना पसंद करेगी, विराम में ही रहना पसंद करेगी। मीन्स अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। यह बात क्या कहलाती है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है प्यारे बच्चों। तो इस वजह से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसकी व्याख्या करता है या किसको ड्राइव करता है प्यारे बच्चों, इनर्शिया को ड्राइव करता है, जड़त्व को ड्राइव करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। न्यूटन का पहला नियम किसकी व्याख्या करता है, जड़त्व की व्याख्या करता है। ऐसा बात समझ में आई होगी लाडलो आप लोगों को। उम्मीद है कि आप सब लोग जुड़ चुके होंगे, आप लोग सभी लोग सीरियस हो जाओ अपनी पढ़ाई के लिए। देख पा रहा हूं कि आप लोग क्लास से अटेंड नहीं करते हो साहब, है ना। तो अपने आप को पॉजिटिव लाओ, सोचो कि कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे साहब तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो बढ़िया ही होगा। तो पॉजिटिव रहो बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं साहब, जुड़ो, है ना, पढ़ाई करो, सब कुछ पढ़ने से ही होगा, सब बढ़िया होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिमान कण के लिए निम्न में से कौन शून्य हो सकता है। मतलब ऐसी कौन सी बात है जो शून्य देखी जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है, मतलब कोई पार्टिकल्स अगर गति कर रहा है, तो उस कंडीशन में इनमें से जो क्वांटिटीज दी हुई हैं वो कौन सी शून्य हो सकती है लाडलो। तो मैं आपको बता दूं, इन सब क्वांटिटीज में से एक ही क्वांटिटी शून्य हो सकती है, जो है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। क्या है प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। क्योंकि विस्थापन मान लीजिएगा अगर आप जहां से चले जो आपका इनिशियल पॉइंट है, जहां से आप चले और लौट के वहीं आ गए, मींस आपने किसको फॉलो कर लिया प्यारे बच्चों, क्लोज्ड लूप को फॉलो कर लिया। किसको फॉलो कर लिया, क्लोज्ड लूप को फॉलो कर लिया, बंद पथ को फॉलो कर लिया या बंद लूप को फॉलो कर लिया। जहां से चले आप और लौटकर वहीं आ गए, तो उस कंडीशन में विस्थापन कितना माना जाता है, जीरो माना जाता है। क्योंकि विस्थापन किस पर डिपेंड करता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी पर डिपेंड करता है, उसकी मिनिमम डिस्टेंस पर डिपेंड करता है।
तो मिनिमम तो इसमें कोई डिस्टेंस है ही नहीं, जहां से स्टार्ट किया था वहीं आ गए, तो जो इनिशियल था वही क्या हो गया लाड लो, फाइनल हो गया सा। तो इस वजह से क्लोज लूप में हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखेंगे, हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होता है लाड लो वो कितना देखने को मिलता है, 0। लेकिन डिस्टेंस नॉन जीरो होती है। डिस्टेंस कैसी होती है प्यारे बच्चों, दूरी कैसी होती है, नॉन जीरो होती है। दूरी एक्चुअल पाथ पर फॉलो करती है। दूरी किसको फॉलो करती है प्यारे बच्चों, एक्चुअल पाथ को फॉलो करती है, वास्तविक पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। 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 और विस्थापन किस पर निर्भर करता है बेटा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी पर। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी पर निर्भर करता है। न्यूनतम दूरी का मतलब होता है उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है या शॉर्टेस्ट लेंथ पर डिपेंड करता है। क्लियर है, ये बात आप याद रखेंगे। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट से विस्थापन ही 0 हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जुड़ जाइएगा, तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जैसे किसी ने कहा भी है, जैसे सुनाता हूं, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। नीर का मतलब होता है पानी, कि नीर कहां तक जाएगा। उठा धनुष को खींच निशाना अपनी मंजिल का, बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। तो पहले तो बेटा आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, बाद में देखा जाएगा कि आपको टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मैं श्योरली कहता हूं बेटा कि टारगेट मिलना या ना मिलना ये तो बाद की बात है, और आपने अच्छे से निशाना लगाया, मीन्स अच्छे से मेहनत की है, तो 100% श्योरली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और निशाना बिल्कुल कहाँ लगेगा बेटा, आपकी मंजिल पर लगेगा, आपके लक्ष्य पर लगेगा। बहुत जल्दी आप सभी लोगों को कॉलेज मिल जाएंगे, बस मेहनत करते रहेगा। दिन में कम से कम नहीं तो कोचिंग के अलावा 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना चाहिए बेटा, रेगुलर, जब तक एग्जाम नहीं होता है। ऐसा कर लेंगे आप तो निश्चितली आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा किसी अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में। आप क्या कर रहे होंगे बेटा, डिग्री कंप्लीट कर रहे होंगे, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होंगे, पर मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। चलो देखिएगा, समझते हैं कोणीय संवेग का विमीय मात्रक क्या है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का। पहले तो फॉर्मूला समझते हैं। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला निकल कर आता है, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला निकल कर आता है, कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है बेटा, कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है साहब, L इक्वल टू वो होता है mvr, मास वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो आप इसका अगर विमीय सूत्र निकालेंगे, आप इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे बेटा, आप इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो मास का क्या लिखेंगे, बोलेगा m1 लिखेंगे। उसके बाद वेलोसिटी का क्या लिखेंगे, lt-1 लिखेंगे, मतलब L1। उसके बाद यहाँ पर रेडियस का क्या लिखेंगे बेटा, L1 लिखेंगे। जब तीनों को एक साथ लिखेंगे आप तो कैसे लिख पाएंगे, m1 L1 और L1a, तो कितना हो जाएगा L2 और कितना हो जाएगा बेटा t-1। तो ए डायमेंशन फॉर्मूला, ए विमीय सूत्र किसका मैच कर रहा है, तो आप देख पाएंगे बी ऑप्शन का क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। m के ऊपर 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। तो कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है, m1 L2 t-1 होता है। ये बात आप याद रखेंगे, m1 L2 t-1 होता है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय विभव की ऊर्जा कैसी होती है, या गुरुत्वीय विभव ऊर्जा होता है। पहला ऑप्शन है हमेशा धनात्मक होता है, दूसरा है हमेशा ऋणात्मक होता है,
तीसरा ऑप्शन है आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, मीन्स या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, या डी ऑप्शन कहता है ऑलवेज शून्य, हमेशा शून्य होता है। तो मैं आपको बता दूं गुरुत्वीय विभव ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है लाडलो, वो निकल कर आता है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, U इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M अपॉन स्मॉल m अपॉन में क्या होता था बेटा R। कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान मास ऑफ अर्थ और स्मॉल m किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान, g क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, r रेडियस। तो यह कैसा होता है नेगेटिव, हमेशा कैसा होता है बेटा नेगेटिव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन जाएगा। ये बात आप दिमाग में छाप लेना मेरे बच्चों, क्लियर है सब। गुरुत्वीय ऊर्जा हमेशा कैसी होती है ऋणात्मक होती है सा, ये बात आप याद रखना, ठीक है लाडलो। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है यदि कोई पिंड, पढ़ेगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई पिंड जो एक सीधी रेखा में गति कर रहा है उसका संवेग में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी जाए, 50% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताइएगा कमेंट में सा, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बता पाएंगे आप लोग। चल देखिएगा समझते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन सेम उसी क्वेश्चन जैसा है जो सेकंड क्वेश्चन था, उसमें आपने किया क्या था, आपको पता है जो संवेग होता है वो गतिज ऊर्जा के साथ कैसा संबंध रखता है, संवेग समानुपाती क्या होता है रूट में बेटा गतिज ऊर्जा, ये अभी अपन ने निकाला था सा, क्लियर है। अब देखिएगा बोल क्या रहा है इसमें सा, संवेग में कितने परसेंट की बढ़ोतरी कर दी जाए, 50% की। तो मान लीजिएगा पहले संवेग कितना था प्यारे बच्चों p था, और उसमें बढ़ोतरी कितने की कर दी गई 50% की। 50% का मतलब क्या होता है 50/100 होता है कि नहीं होता है प्यारे बच्चों, बताइएगा सा। तो पहले p था, अब कितना आ गया साहब बताइएगा साहब 50, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा साहब बताइएगा, 50% की बढ़ोतरी तो कितना हो जाएगा साहब बताइएगा, 1.5 p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एक्चुअली में p फाइनल आपको कितना देखने को मिला 1.5 p देखने को मिला, मतलब प्रारंभिक का कितना हो गया 1.5 गुना हो गया साहब, 1.5 p हो गया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं साहब। अब आपसे पूछ रहा है कि 50% बढ़ोतरी तो कर दी वो ठीक है, अब हमें ये बताइएगा कि गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ऐसा करने पर काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगी सा, तो ये रिलेशन आपके पास लिखा हुआ है तो बेझिझक होकर आप लगा सकते हैं। देखिएगा P इनिशियल का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों P फाइनल का स्क्वायर, उधर साइड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की, और क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी किसकी बेटा फाइनल की सा। आपने किया क्या है इधर रूट लगाता है तो रूट उठाने के लिए इधर साइड क्या कर दिया है स्क्वायर कर दिया है, पैटर्न वही है कोई अंतर नहीं है सा, दो लोगों की तुलना की रही है सा। अब यहाँ पे आप देखेगा इस पैटर्न को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो P इनिशियल का स्क्वायर, अपने पास P इनिशियल कितना था P था, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों P का स्क्वायर हो जाएगा, और P फाइनल कितना निकल कर आया है 1.5 P निकल कर आया है, तो क्या हो जाएगा 1.5 P का क्या हो जाएगा लाडलो होल स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सा। और उधर साइड कितना बचा रह गया है काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाले को, और फाइनल वाले को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों फाइनल लिखेंगे सा। अब इन चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं चीजें कैसी दी हुई है सा। देखिएगा इधर बढ़ाते हैं बेटा, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो P स्क्वायर है और नीचे 1.5 P स्क्वायर है, तो 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, या ऐसा कह सकते हैं 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, तो 1.5 है तो कितना हो जाएगा साहब बताइएगा 2.25 आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा साहब, क्या ऐसा मिलेगा क्या बताइएगा 2.25 क्या देखने को मिलेगा आपको, बिल्कुल। उसके बाद इधर साइड क्या बचा है P स्क्वायर, और इधर साइड क्या है काइनेटिक एनर्जी, और इधर साइड है काइनेटिक एनर्जी कौन सी फाइनल वाली, इधर इनिशियल वाली। P स्क्वायर से P स्क्वायर कट जाएगा, तो आप देख पाएंगे लाडलो जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो किसके इक्वल आ जाएगी सा,
2.25 काइनेटिक एनर्जी किसके आ जाएगी बेटा, इनिशियल के आ जाएगी। किसके आ जाएगी, इनिशियल के आ जाएगी। तो ये बात आपने याद रखना। अब आगे आप देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट बढ़ गया सा। ये बहुत अच्छी बात है कि कितने परसेंट बढ़ गया। तो बढ़ने के लिए आपके पास, एक परसेंट बढ़ने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, जैसे कितना परसेंट इंक्रीज किया है सा, कितना परसेंट इंक्रीज किया है। तो इंक्रीज करने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे लाडलो, के फाइनल माइनस के इनिशियल और अपॉन में क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, के इनिशियल। तो आप देख पाएंगे के फाइनल कितना निकल कर आया ऐसा, के फाइनल निकल कर आया है 2.25 माइनस 2.25 काइनेटिक एनर्जी, कौन सा, इनिशियल वाला, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अपॉन में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ जाएगा। अगर परसेंट पूछा है तो इनटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। कितना कर देंगे बेटा, 100। तो आप ये बात देख पाएंगे 2.24 और 2.25 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, बताइएगा। 1.25 बचेगा कि नहीं बचेगा, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कट जाएगा और इनटू क्या कर देंगे, 100। तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 125% निकल कर आ जाएगी सा। तो क्या आंसर दिया है कहीं 125, पहला 75, दूसरा 100, तीसरा 125। वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 125% से आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी है पर आप कर सकते हैं बेटा, इसको टफ नहीं है, बिल्कुल आसान बातें हैं ये भी। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है, संवेग गतिज ऊर्जा के कैसा होता है, गतिज ऊर्जा के रूट के कैसा होता है, समानुपाती होता है। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। रॉकेट का जो सिद्धांत होता है वो किस पर काम करता है साहब, तो नीचे आंसर दिए हुए हैं, ऊर्जा के संरक्षण, दूसरा द्रव्यमान के संरक्षण, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और चौथा इनमें से कोई नहीं है सा। तो आप याद रखना, जो रॉकेट होता है वो किस पर बेस्ड होता है प्यारे बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड होता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। संवेग संरक्षण क्या होता है, चर्चाएं अपन कर चुके थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साहब, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी बंदर का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर सेकंड है, तब किसी हाथी के लिए पलायन वेग क्या होगा। तो पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग मास पर डिपेंड ही नहीं करता है, चाहे हाथी बना रहे चाहे चूहा बना रहे, कोई मतलब नहीं है, वो तो सेम रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही रहेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ना इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा, क्योंकि यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है मेरे लाडलो। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सा। अगला क्वेश्चन है, एक डायन बल कितने न्यूटन के बराबर होते हैं, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10⁵ डायन होते हैं। कितने डायन होते हैं बेटा, 10⁵ डायन होते हैं। पर एक डायन में पूछ रहा है न्यूटन कितना होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻5 आ जाएगा प्यारे बच्चों। उसने उल्टा पूछ दिया कि डायन में न्यूटन कितने होते हैं साहब। तो डायन में न्यूटन निकालने के लिए आप किसका साइन लगा देंगे, माइनस का, मतलब आपको कैसा लिखना पड़ेगा, अपोजिट में लिखना पड़ेगा बातें सारी। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये है कि कितनी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभावी मान G/4 होगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, एट विच डेप्थ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी G/4। अगर अर्थ की रेडियस कितनी है बेटा, कैपिटल R ऐसा। गहराई की बात कर रहा है तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर आप गहराई में जा रहे हैं तो G' इक्वल टू क्या होता है, G 1 माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, H/R। क्या होता है, H/R। यही तो होता है ऐसा। ठीक, कोई नहीं, लगाते हैं अपन बातें। क्या बोल रहा है सन, अगर प्रभावी मान कितना हो जाए, G/4 हो जाए, तो मैं यहां लिखने का प्रयास करता हूं। G' की जगह कितना लिख दूंगा बेटा, बताइएगा सा। G' की जगह कितना लिख दूंगा, G/4 लिख दूंगा सा। यहां कितना आ जाएगा, G आ जाएगा। यहां कितना रह जाएगा, 1 माइनस H/R रह जाएगा बेटा। G से G क्या कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, G से G काट दिया। तो इधर कितना बचा रह गया, 1/4 बचा रह गया लाडलो।
उधर साइड कितना बचा रह गया, 1 माइनस एच अपॉन आर बचा रह गया सा। बात समझ में आ रही है। अब क्या कर सकते हैं लाडलो, 1 को इधर ले आए, जब 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उधर कितना बचा रह जाएगा, माइनस एच अपॉन आर बचा रह जाएगा सा। जब 1/4 में से -1 घटाएंगे, मतलब -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4 इक्वल टू उधर कितना है, माइनस का h/r सा। माइनस से माइनस कट जाएगा सा, तो आप यहां से h निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3r/, कितना आ जाएगा लाडलो, 4 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन मैच कर रहा है 3r/4। हाँ, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, 3r/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3r/4 हो जाएगा सा। कैसे आया, ये फॉर्मूला आपको बताया गया था कल, ये याद रखना था। अगर गहराई में जाएंगे तो जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, g1 माइनस एच अपॉन आर। एच क्या होता है, गहराई, एच का मतलब गहराई कि आप कितनी गहराई में जा रहे हैं सा। क्लियर है लाडलो, चलो ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव कितना होता है। तो ये डायरेक्ट बात है तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं सा। इसका मान कितना होता है, -6.4 × 10⁻⁴ जूल पर किलोग्राम। ये डायरेक्ट याद रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं सा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होगा। आपको एक रिलेशन बताया गया था, g इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू क्या होता है, gm अपॉन क्या होता है, r e का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो इसने कहा है अगर पृथ्वी की त्रिज्या को 1% कम कर दिया जाए, पृथ्वी की त्रिज्या को 1% कम कर दिया जाए तो g का मान 1% से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, 1% से इंक्रीज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सा। क्योंकि g और r का संबंध कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस वजह से अगर जितना कम हो रहा होगा उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसने कहा था त्रिज्या 1% से कम हो रही है तो आप कह सकते हैं g 1% से क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा लाडलो। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इकाई क्या होती है ऐसा। तो ये बात भी आसान है, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था न्यूटन के अकॉर्डिंग, F बराबर क्या होता है, g m1 × m2 अपॉन क्या होता है बेटा, r²। अगर मैं यहां से g निकालना चाहूं तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, F.r², मास और मास इनटू होके क्या कर लेगा, मास स्क्वायर। तो आप इसकी यूनिट निकालें, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, रेडियस की मीटर स्क्वायर और मास की क्या हो जाएगी, किलोग्राम स्क्वायर। तो आई थिंक कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए प्यारे बच्चों, बताइएगा सा। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। पहला ही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, पहला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा सा। क्लियर है, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताएं लाडलो। तो इसका क्या हो जाएगा, मात्रक यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, किलोग्राम स्क्वायर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़िएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई है। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। पावर की यूनिट क्या होती है लाडलो, वाट होती है। क्या होती है, वाट होती है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन पूछा गया है, क्या समझिएगा सा, बताइएगा। ब्राह्म से स्वतंत्र रूप से गिरने वाले एक निकाय द्वारा अर्जित वेग, मतलब द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट इन। तो बताइएगा, पहला ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ इट्स फॉल, मतलब इसके गिरने के समय के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा प्यारे बच्चों। वेलोसिटी टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ऐसा कहा गया है। दूसरा, इसके गिरने के समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब स्क्वायर के टाइम के स्क्वायर के होगा। इसके बाद इसके गिरने के समय के वर्ग के सीधे अनुपाती होगा, मतलब सीधा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। और इसके गिरने के समय के सीधे कैसा होगा,
अनुपात। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, दिमाग लगाइएगा, ये सब बातें आपको बताई गई थी लाडलो, बताइएगा बताइएगा बताइएगा। तो सीधी बात है, अपन जानते हैं वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन कैसा होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बस इसने इस बात को कैसे बोल दिया है, थ्योरेटिकल बोल दिया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन ये है, सिलेक्ट द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द डायमेंशन फॉर्मूला m1l-3t0। m1l-3t0 किसका विमेय सूत्र है, ऐसा कहा गया है लाडलो। देखते हैं, समझते हैं क्या दिया गया है विमेय सूत्र, m1l-3t0, मतलब समय का जिक्र नहीं किया गया है। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है इसमें समय नहीं होता है ऐसा। तो आई थिंक अपन डेंसिटी के बारे में जिक्र कर सकते हैं। घनत्व तो बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। क्या होता है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम। तो इसका आप डायमेंशन चेक करेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा l-3, और t नहीं है तो कितना हो जाएगा 0। तो यह है विमेय सूत्र किसका दिया हुआ है प्यारे बच्चों, घनत्व का दिया हुआ है, डेंसिटी का दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम लाडलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का गुण द्रव्यमान उसके किसको संदर्भित करता है, मतलब किसको रेफर करता है। तो हमेशा मास का मतलब होता है इनर्शिया से। किससे होता है प्यारे बच्चों, इनर्शिया से होता है। यह बात न्यूटन ने बताई थी, तो आपको भी याद रखनी होगी सा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का आयामी सूत्र क्या है सा। तो इसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा अभी फॉर्मूला अपन ने लिखा था, F इक्वल टू क्या होता है G m1 इंटू m2 अपॉन में क्या होता है बेटा r स्क्वायर। तो यहाँ से G निकालेंगे तो क्या आ जाएगा F डॉट r स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा m स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताइएगा, m1 l1 t-2 होता है ऐसा। रेडियस का क्या हो जाएगा l स्क्वायर हो जाएगा बेटा। उसके बाद मास का क्या है m स्क्वायर है ये। जब इसको आप सॉल्व करेंगे पूरे को तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा मास m-1 हो जाएगा, l3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा t-2 हो जाएगा ऐसा। तो आप देख पाएंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, m-1 l3 t-2। कौन सा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा है, इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसका आयामी सूत्र या डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है m-1 l3 t-2 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी। क्वेश्चन ये है, जैसे आपको समझाया गया था, जी का वैल्यू कहाँ ज्यादा होता है कहाँ कम होता है, पोल पर ज्यादा होता है या इक्वेटर पर। जैसे आपको बताया गया था हमारी पृथ्वी कैसी होती है, एलिप्स शेप्ड होती है, मतलब कैसी होती है, दीर्घ वृत्ताकार होती है, जिसमें पोल और क्या होते हैं इक्वेटर होते हैं। ये पोल कहलाता है, ये पोल कहलाता है, और यहाँ क्या होता है प्यारे बच्चों इक्वेटर होता है। क्या होता है, इक्वेटर होता है। इक्वेटर की जो रेडियस होती है वो ज़्यादा होती है, पोल की जो रेडियस होती है वो कैसी होती है प्यारे बच्चों, कम होती है। मतलब इक्वेटर की रेडियस ज़्यादा है, पोल की रेडियस कैसी है, कम है। और आपको पता है स्मॉल जी रेडियस के कैसा होता है प्यारे बच्चों, बताइएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं। मतलब रेडियस जिसका ज़्यादा होगा जी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं। तो आप मुझे बताइएगा जी किसका ज़्यादा होगा, जी पोल का ज़्यादा होगा, और जी इक्वेटर का कैसा निकल कर आएगा, कम। कहने का मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पर ध्रुवों पर ज़्यादा होगा और भूमध्य रेखा पर कैसा होगा प्यारे बच्चों, कम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बताइएगा सर, बताइएगा इसका। अच्छा नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो नॉट करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बताइएगा। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर। बात सही है, इक्वेटर पर कैसी होती है, मिनिमम होती है। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम इन द पोल, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर।
द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज एज द रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज। ये बात गलत है सा, बिल्कुल सरासर गलत है। हमेशा कैसी होती है, घटती जाती है सा। उसके बाद द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज इज गोइंग अप और डाउन फ्रॉम द, ये भी बात सही है। चाहे आप गहराई में जाएं, चाहे आप ऊंचाई पर जाएं, जी के मान में हमेशा क्या मिलती है, कमी। पर ये बात गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। हमेशा अपोजिट काम करती। क्लियर है सा, ये बात आप याद रखेंगे सा। हमेशा इंक्रीजेज नहीं होती है। पोल पर तो सेम रहती है, पर इक्वेटर पर क्या होती रहती है, कम होती जाती है। तो ये बात बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड, याद रखेंगे, डज नॉट डिपेंड किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो मास पर डिपेंड नहीं करता है। मास से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, द्रव्यमान से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। ये बात भी याद रखेंगे आप। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, ऐसा बताएं सब लोग। पहला, व्हेन द लिफ्ट गोज डाउन द अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन इज लेस देन द एक्चुअल वेट। हमेशा एक्चुअल वेट से कैसा होता है, अपरेंट वेट कम है ना, कम होता जाता है। दूसरा, कैपलर्स थर्ड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द टाइम पीरियड। ये बात सही है, मैंने बताई थी। कैपलर्स का थर्ड लॉ किसके बारे में जिक्र करता है, टाइम पीरियड के बारे में जिक्र करता है सा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईच प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द सर्कुलर डायरेक्शन। हमेशा सर्कुलर डायरेक्शन में ईच प्लेनेट्स ऐसा करते हैं, अराउंड करते हैं। ये बात गलत है साहब, सर्कुलर डायरेक्शन में नहीं करते हैं लाडलो, हमेशा किस में कहते हैं, एलिप्स में करते हैं। तो इसका इनकरेक्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। क्यों होगा, क्योंकि सर्कुलर डायरेक्शन लिखा हुआ है, सर्कुलर डायरेक्शन में नहीं करते हैं साहब। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज हाउ मेनी टाइम्स द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आपको बताया गया था कितना हो जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी में, ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू में किसका इंटू कर दिया जाए, √2 का इंटू कर दिया जाए ऐसा, तो आपको क्या मिल जाती है, एस्केप वेलोसिटी मिल जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये अपन ने कल ही जिक्र किया था इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ कैपलर्स इज नॉन एज द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। तो कैपलर्स के थर्ड लॉ होते हैं, कितने लॉ होते हैं बेटा, थर्ड लॉ। तो जो एरियल वेलोसिटी के बारे में जिक्र करता है, मतलब वेग के बारे में, क्षेत्रफलीय वेग के बारे में जो जिक्र करता है, वो सेकंड लॉ होता है कैपलर का। और थर्ड लॉ किसके बारे में जिक्र करता है प्यारे बच्चों, थर्ड लॉ जो जिक्र करता है वो टाइम पीरियड के बारे में जिक्र करता है। क्लियर है सा, तो ये भी बात आपको याद रखनी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं सा। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीटेड हो चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रेविटी के आपको करा दिए गए हैं। आपको जो भी समस्याएं हो तो कमेंट में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जो नहीं देख रहे हैं तो उनको भी बताएं कि देखें, देखने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और कंटिन्यू रहें आप लोग।